हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्या है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब भी हम अपना लैपटॉप हो गया या फिर फोन हो गया या कंप्यूटर हो गया, जब भी हम उसे ऑन करते हैं तो कुछ ही सेकंड में वो क्या है काम करना शुरू कर देता है सिस्टम। लेकिन ये कैसे काम करना शुरू कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करता है? आपके और कंप्यूटर के बीच कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, आपके और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, क्योंकि आपके दिए गए कमांड को, ठीक है, आपके दिए गए कमांड को कंप्यूटर कैसे समझता है? मेमोरी, फाइल, एप्लीकेशंस, ये हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है? तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको कौन मैनेज करता है? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मैनेजर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कराता है। क्लियर है? इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, A to Z चीज आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ना? तो चलते हैं, बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। पहले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे सही तरीके से परिभाषित करता है? मैंने अभी आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वो यूजर यानी कि आपके और हार्डवेयर के बीच में क्या कराता है? कम्युनिकेशन का काम कराता है या इंटरफेस का काम कराता है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? An interface between the user and the computer hardware, मतलब कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करने वाला एक माध्यम, इंटरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसके फंक्शन, रोल, इस तरीके से कोई भी आपका एक पॉइंट पूछ लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है ये? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस माध्यम के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों को सामान्य सेवाएं प्रदान कराता है। क्लियर है ना? जैसे कि अब बात करते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम कोई भी काम करते हैं। जैसे हमने फाइल खोली, ठीक है, फाइल खोलना, प्रोग्राम चलाना या प्रिंटर इस्तेमाल करना, एक्सेट्रा, हम कोई भी वर्क करते हैं तो यूजर क्या करता है? सीधे हार्डवेयर से बात नहीं करता। ठीक है, यूजर क्या करता है? सीधे हार्डवेयर से बात नहीं करता। वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम कराता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का ये काम कराता है, इंटरफेस का काम कराता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ठीक है, जैसे कि अब ये रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ये यूजर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इन दोनों के बीच में ये क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस,
ये मैंने आपको हार्डवेयर का पूरा टॉपिक कराया है बहुत अच्छे से, ठीक है, बारीकी से। तो बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इट मैनेज ऑल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आ जाता है आपके फंक्शंस, जहां से अब देखिए आप ये जो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, अब इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन निकाल के पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ये प्रोग्रामों को निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। बात करिए मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी ये प्रोग्रामों को मेमोरी आवंटित और मुक्त करता है, ठीक है, यानी कि डी एलोकेट करता है ये और एलोकेट करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट क्या है, ये मैनेज करता है फाइल एंड डायरेक्टरीज को, यानी कि फाइलों को और निर्देशिकाओं को ये क्या करता है, प्रबंधन करता है, क्लियर, मैनेज करता है। और डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ठीक है। और सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है। एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि अनधिकृत पहुंच से डेटा और संसाधनों की सुरक्षा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये यूजर इंटरफेस क्या है। उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को इंटरकनेक्शन के लिए इंटरफेस प्रदान करता है, क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से आपके एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो जाते हैं। पूछा गया है कि एंड्रॉइड किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपके एंड्रॉइड उसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। लाइनक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैकओएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप एक बार जरूर देखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें कि ये रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे ये पहला आता है कि आपका इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ये क्या है, यूजर और उसके हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करना या फिर कम्युनिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये क्या करता है, मैनेज करता है सारी रिसोर्सेज को, ठीक है। और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ये क्या, जो भी हमारे चल रहे प्रोग्राम और उनके निष्पादन का ये प्रबंधन करता है। जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, उनको ये क्या करता है, मैनेज करता है। बात करें कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, एलोकेट एंड मैनेज मेमोरी फॉर प्रोग्राम, प्रोग्रामों को मेमोरी आवंटित करता है और उसका प्रबंधन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है फाइल्स और फोल्डर को। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये क्या करता है कि जो अनधिकृत पहुंच से डेटा और संसाधनों की सुरक्षा करता है। तो ये आपका पूरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो when multiple program are resident in the main memory at the same time to execute, it is called। तो जब एक ही समय में कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि रैम में कई प्रोग्राम निष्पादन के लिए मौजूद होते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो जब भी रैम में क्या होता है, तो क्या होता है कि जब भी एक ही समय में प्रोग्राम मेन मेमोरी यानी कि रैम में रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू उन्हें एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब एक ही समय में कई प्रोग्राम रैम में रहते हैं यानी कि मेन मेमोरी में रहते हैं, तो सीपीयू जो होता है उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में अभी म्यूजिक भी सुन रहे हो, ठीक है, ठीक है, और साइड बाय साइड आप उसी कंप्यूटर में ब्राउजर भी ओपन करके रखे हो, ठीक है, अदर एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो। तो ये क्या होता है कि ब्राउजर भी ओपन है, म्यूजिक भी चल रहा है, ठीक है, आपने एक फाइल भी ओपन कर रखी है, तो ये सभी क्या होता है, एक प्रोग्राम मेमोरी होता है,
ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी होता है जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, तो इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर है? ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे अब हम, जैसे कि इन ऑप्शंस की, यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग क्या है? तो बैच प्रोसेसिंग क्या है कि जो बैच प्रोसेसिंग में समान प्रकार के कार्य जॉब को एक साथ बैच में इकट्ठा करके बिना यूजर के हस्तक्षेप के कंप्यूटर को दिए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो सेम कार्य होते हैं, ठीक है, सेम प्रकार के जो भी जॉब होते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करके क्या करता है कि बिना यूजर के हस्तक्षेप के कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। क्लियर है? जैसे कि जॉब आर एग्जीक्यूटेड इन बैच, नो यूजर इंटरेक्शन, इसमें यूजर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, हाई थ्रूपुट होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ जॉब, यानी कि कार्य बैच के रूप में निष्पादित होते हैं ये, और निष्पादन के दौरान यूजर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उच्च क्या होते हैं, थ्रूपुट होते हैं, बड़ी संख्या में कार्यों के लिए ये उपयोग किए जाते हैं बैच प्रोसेसिंग। इसको याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो इस बैच प्रोसेसिंग का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, सैलरी प्रोसेस के लिए, ठीक है, पेरोल सिस्टम के लिए, या फिर रेलवे टिकट, एयरलाइंस वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही समय पर एक साथ अनेक प्रोग्राम मेमोरी में रखे जाते हैं। ठीक है, फिर सीपीयू उनके बीच में क्या होता है, स्विच का काम करता है। क्लियर है? तो मल्टीपल प्रोग्राम इन मेमोरी, सीपीयू एलोकेशन टू प्रोग्राम इन टर्न्स, ठीक है ना, प्रोग्राम को बारी बारी से सीपीयू मिलता है। उसके बाद एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू का कुशल इसमें उपयोग होता है, और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, बेहतर होती है। इसके ये एग्जाम्पल है, जैसे कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये क्या है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल। तो ये याद रखना। बात करें कि रियल टाइम प्रोसेसिंग, अब यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रियल टाइम से। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है? सिस्टम को इनपुट का जवाब देना, ठीक है, सिस्टम को इनपुट का जवाब देना और कार्य को कठोर समय सीमा के भीतर पूरा करना। मतलब ये याद रखना, कठोर समय सीमा के भीतर पूरा करना, ये इसका आंसर है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स विद इन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, हाई रिलायबिलिटी, मतलब कि ये क्या है, भरोसेमंद है। ठीक है, यूज इन टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन, फेलर मे कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है ना। बात करें यहाँ एग्जाम्पल की, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ये क्या करता है, जो भी इंडस्ट्रियल होती है उसको कंट्रोल करता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में इसका यूज होता है। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल। तो बात करें कि हम सिंगल टास्किंग। अब सिंगल टास्किंग क्या है? तो इन अ सिंगल टास्किंग द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम, मतलब कि केवल एक ही प्रोग्राम को निष्पादित किया जाता है एक ही टाइम पर। क्लियर? ये याद रखना, ओनली वन प्रोग्राम रन एट अ टाइम। ये क्या होता है, सिंगल टास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है। और ये बहुत सिंपल होता है, मैनेज करने के लिए इजी होता है। ठीक है ना। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है लो होती है। क्लियर? तो ये इसके एग्जाम्पल है अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम और MS DOS। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन अ स्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण कार्य एक निश्चित समय के अंदर पूरे हो जाएं? तो वो कौन है कि वो जो कहता है कि जो महत्वपूर्ण यानी कि मेन कार्य है वो एक ही टाइम पर निश्चित समय में पूरे हो जाए? तो अभी हमने देखा है, तो वो क्या था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या था आपका,
मतलब कि इसमें क्या था कि रिस्पॉन्स विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, यानी कि इनपुट का जवाब देना और कार्य को कठोर समय सीमा के भीतर पूरा करना। ये किसके अंदर आता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो किसी टास्क को निश्चित समय के अंदर पूरा कर सकता है, उसी को हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि मेडिकल सिस्टम में हो गया। ठीक है, यूजेस, ठीक है, मेडिकल सिस्टम, हो गया, एयरक्राफ्ट कंट्रोल हो गया। ठीक है, इन सब जगह क्या है कि इसका यूज होता है, जैसे कि रोबोटिक्स हो गए। ठीक है, रोबोटिक्स और आपका जो इंडस्ट्रियल मशीन हो गए। ठीक है, तो ये इनका यूज होता है इन सब में। क्लियर है? ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं? जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका हार्ड, ठीक है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और एक होता है आपका सॉफ्ट। क्लियर है? तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो टाइम शेयरिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो ऑप्शन पूछे गए हैं, ये इनको और डिफाइन करते हैं कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है। तो जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ही समय में कई यूजर्स को सीपीयू समय बांटकर सिस्टम का उपयोग करने की परमिशन देता है। ठीक है, एक ही टाइम पर यूजर्स को सीपीयू समय बांटने की, जो ये एक ही टाइम पर, ठीक है, यूजर्स है ये, तो इनको क्या करता है? सिस्टम उपयोग करने की क्या करता है? परमिशन देता है। ठीक है, इसके एग्जांपल ये हो जाएंगे जैसे विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स। क्लियर? अब बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये नेटवर्क से पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये नेटवर्क से जुड़े, ठीक है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर और डिवाइसेस को ये क्या करता है? प्रबंधित करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है और साझा संसाधन प्रदान करता है, यानी कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, रिसोर्सेज होते हैं, उनको शेयर करता है। ठीक है, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, इनको शेयर करता है कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक क्या हो जाए? इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। क्लियर? तो इसका क्या होता है एग्जाम्पल? जैसे विंडो सर्वर हो गया, नोवेल नेटवेयर, लाइनेक्स सर्वर। यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है इस टाइप से। तो बात करें कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये क्या होता है कि इसको डिजाइन किया गया है रियल टाइम विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। ठीक है ना, कि कड़ी समय सीमा के अंदर इसको डिजाइन किया गया है। चलिए बात करें कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक देम अपीयर एज अ सिंगल सिस्टम। तो ये नेटवर्क है आपका। ठीक है, तो ये जो अब होता है कि यहाँ कई स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह को प्रबंधित करता है, कई कंप्यूटर के समूह को। ठीक है ना, उन्हें एक ही सिस्टम के रूप में कार्य करने देता है। ठीक है, तो ये अमीबा, प्लान 9, लोकस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड के। अब डिस्ट्रीब्यूटेड भी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? तो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मेन पार्ट कौन सा है जो सिस्टम संसाधनों को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में संचार स्थापित करता है। तो वो कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नल वो मेन कोर होता है। ठीक है,
वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर पार्ट होता है ये, ठीक है, मेन कोर पार्ट। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेन कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर। अब ये क्या करता है, सीपीयू को कंट्रोल करता है। जो कर्नल होता है ना आपका, ये सीपीयू को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो मेमोरी को ये क्या करता है, मैनेज करता है। मेमोरी को भी ये मैनेज करता है, ठीक है। सीपीयू को कंट्रोल करने का काम करता है कर्नल, मेमोरी को मैनेज करने का काम कौन करता है, कर्नल। अब बात करें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कराता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का काम कराता है कौन, आपका कर्नल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे कि कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहा गया है, हार्ट कहा गया है, ठीक है, हार्ट। क्लियर है ना। तो जब भी आप कोई क्या करते हैं, एप्लीकेशन खोलते हैं, ठीक है, तो कर्नल सीपीयू और मेमोरी को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। कर्नल क्या होता है, सीपीयू और मेमोरी को क्या कर देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड मैनेज ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। क्लियर है ना। तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मुख्य भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस यानी कि कम्युनिकेशन का काम कराता है। तो ये क्या करता है, सभी जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, मैनेज करता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, प्रोसेस का निर्माण करता है, शेड्यूलिंग करता है एंड समावित प्रबंधित करता है, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। फिर सेकंड पार्ट आता है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। तो चल रहे प्रोसेस और मेमोरी को ये क्या करता है, आवंटित और मुक्त करता है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में मैनेज करता है फाइल डायरेक्टरीज एंड स्टोरेज डिवाइस। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस को। सिस्टम कॉल इंटरफेस में प्रोग्राम और कर्नल सेवाओं के लिए अनुरोध करने का इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो जाएंगे आपके यूजर और एप्लीकेशंस, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये कंट्रोल करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, क्लियर, आपके हार्डवेयर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कर्नल ये क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइनेक्स कर्नल, विंडो, एंड्रॉइड, यूनिक्स कर्नल। क्लियर है। तो जो ये क्या होता है कर्नल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, ठीक है। मेन मेमोरी में इसको रन किया जाता है और ये प्रोग्रामों को सेवाएं प्रदान करता है और ये क्या करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्लियर। बात करें कि इम्पोर्टेंट पार्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बात करें कि यहाँ पे शेल, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, सेल, कमांड प्रॉम्प्ट, डेस्कटॉप, ये सब क्या है। तो यहाँ ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो सेल होता है वो क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, जो यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, वो होता है आपका सेल, ठीक है। तो जो यूजर होता है वो क्या होता है, जो कमांड को प्राप्त करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और जो प्रोग्राम होता है यूजर उसको चलाता है।
तो यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस का काम करता है कौन? यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस का काम करता है सेल, ठीक है ना, सेल। तो कर्नल का क्या है? तो कर्नल इज अ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है और सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है और हार्डवेयर के साथ संचार करता है। तो ये आपका हो जाएगा कर्नल, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट एक प्रकार का सेल ही होता है जो कि टेक्स्ट आधारित कमांड के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट कमांड, डिस्प्ले आउटपुट, तो टेक्स्ट कमांड लेता है यूजर से, ठीक है। फिर कमांड को निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर हमें आउटपुट दिखाता है। क्लियर है? तो बात करें यहाँ पे डेस्कटॉप की, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है? एक मेन ग्राफिकल कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है, वर्क प्लेस होता है जहां आइकन, विंडो, प्रोग्राम ये सब आपको शो होते हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे कि ये इस तरीके का होता है डेस्कटॉप, यहाँ पे आपको सारे आइकन शो होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन एलोकेट एंड डी एलोकेट। ये अभी किया हमने, एलोकेट एंड डी एलोकेट प्राइमरी मेमोरी टू वेरियस रनिंग प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य चल रहे प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी यानी कि रैम उपलब्ध कराता है और कार्य होने के बाद उसे वापस ले लेता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। वो कौन सा होता है आपका? मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक फंक्शन है, ठीक है। क्या है ये? फंक्शन है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो क्या करता है, प्रोग्राम को, ठीक है, रैम एलोकेट करता है। क्या करता है? प्रोग्राम को रैम एलोकेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? रैम एलोकेट करता है, क्योंकि जब प्रोग्राम बंद होने पर मेमोरी क्या है? वापस लेता है, ठीक है। प्रोग्राम बंद हो जाने पर मेमोरी वापस लेता है। तो जैसे इससे एग्जाम्पल है इसका, जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं, ठीक है, क्रोम ओपन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रैम देता है, ठीक है। क्रोम ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम देता है, और क्रोम बंद करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी होता है फ्री कर देता है। चलिए इसकी बात करते हैं इसकी। तो जो इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? तो प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है? ये मैनेज करता है सीपीयू एंड एलोकेट इट टू प्रोसेस। तो सीपीयू का प्रबंधन करता है और प्रक्रियाओं को आवंटित करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये तय करता है कि किस प्रक्रिया को कितने समय के लिए सीपीयू मिलेगा। किसमें होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट में। तो प्रक्रिया को शेड्यूल और मॉनिटर करता है, सीपीयू के उपयोग को बेहतर बनाता है, ठीक है। बात करें कि डिवाइस मैनेजमेंट, ये क्या करता है? डिवाइस मैनेजमेंट बहुत बार बताया है कि इनपुट और आउटपुट को मैनेज करता है, ठीक है। और क्या करता है? ये क्या करता है कि जो डिवाइस और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। बस इतना याद रखना। तो प्रिंटर, यूएसबी, हार्ड डिस्क इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात करें मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्या होता है? मैन मेमोरी होती है रैम, ठीक है। रैम का ये क्या करता है? मैनेज करता है और इसे एलोकेट करता है, ठीक है ना। बात करें कि फाइल मैनेजमेंट क्या है? ये मैनेज करता है फाइल और फोल्डर को ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट, डिलीट एंड ऑर्गेनाइज फाइल करना, कंट्रोल करना फाइल्स को, ठीक है, मैनेज करना स्टोरेज स्पेस को। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
In a time sharing operating system, the small amount of time allocated to each user process is known as। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक यूजर या प्रक्रिया प्रोसेस को दिया जाने वाला छोटा सा समय क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है टाइम क्वांटम। ठीक है, यानी कि टाइम स्लाइस। अब जो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू हर प्रोसेस को क्या करता है? थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। ठीक है, इसी छोटे समय को हम क्या कहते हैं? टाइम क्वांटम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल है, जैसे कि ए को, ठीक है, बी को, सी को, तो जो सीपीयू है थोड़ा थोड़ा टाइम देगा। तो जैसे इसको भी 2 मिली सेकेंड दिया, इसको भी 2 मिली सेकेंड, इसको भी 2 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। ठीक है, तो सीपीयू तेजी से स्विच करता है और जिससे लगता है कि जो सभी प्रोग्राम, ठीक है, जो सीपीयू होता है वो तेजी से स्विच करता है, जिससे लगता है कि जो सभी प्रोग्राम्स हैं वो क्या है कि साथ चल रहे हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी टाइम क्वांटम की। जो सीपीयू एक प्रक्रिया जो कि अधिकतम समय देती है उसे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, जो सीपीयू होता है वो तेजी से क्या करता है? स्विच करता है। तो जैसे सबके पास क्या है कि थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम क्वांटम कहते हैं। क्लियर है ना? ये एग्जांपल हो गया। जैसे यूजर 1 को दिया, ठीक है, 0 to 4 टाइम, 4 to 8 इसको दिया, तो वो तेजी से स्विच करता चलता है। क्लियर है? जिससे हमें लगता है कि वो जो सारे क्या है, सभी प्रोग्राम साथ चल रहे हैं। क्लियर है ना? उसी को कहते हैं, जब सारे प्रोग्राम हमें लगता है कि साथ चल रहे हैं, उसी को बोला जाता है टाइम क्वांटम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें कि डेडलॉक टाइम क्या होता है। अब ये डेडलॉक क्या होता है? जो वह समय जब प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा में फंसी होती हैं। ये इसकी वेट करता है, ये इसका वेट करता है। हम कुछ भी जैसे स्टार्ट करते हैं तो होता नहीं है कि वो एक दूसरे की उसमें प्रक्रिया में फंस जाती हैं और कोई भी प्रगति नहीं होती, उसे डेडलॉक समय कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ये P1 रिसोर्सेज R2 की प्रतीक्षा में है, ठीक है, ये R1 की में है। तो इसी स्थिति की अवधि को हम क्या कहते हैं? डेडलॉक टाइम कहते हैं, जब तक डेडलॉक समाप्त ना हो जाए। क्लियर? तो बात करें ये वेटिंग टाइम क्या होता है। किसी भी प्रक्रिया के रेडी क्यू में प्रतीक्षा करने का कुल समय जब वह सीपीयू के लिए इंतजार करती है, मतलब कि जब भी सीपीयू के लिए वेट किया जाता है तो उसे वेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये अराइविंग टाइम, वेटिंग टाइम, उसको रेडी क्यू यानी कि प्रतीक्षा, फिर उसके बाद सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, उसे रनिंग कहते हैं, फिर कंप्लीट होता है आपका प्रोसेस। बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या है कि किसी प्रक्रिया के आगमन से लेकर समाप्त होने तक कुल समय टर्न अराउंड समय कहलाता है। जो टोटल समय होता है उसी को टर्न अराउंड कहते हैं, TAT। ठीक है, अब जैसे ये अराइवल है, यहाँ पे कोई भी टास्क दिया, टोटल कंप्लीट तक जो भी टाइम होता है उसे टर्न अराउंड टाइम बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, क्वांटम टाइम, ठीक है ना, डेडलॉक टाइम, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंटरफेस अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग विजुअल कंपोनेंट लाइक आइकन्स, मेन्यू एंड विंडो। तो कौन सा इंटरफेस उपयोगकर्ता को आइकन, मेन्यू और विंडो जैसे दृश्य तत्वों के माध्यम से कंप्यूटर पर कार्य करने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो यूजर कंप्यूटर को ग्राफिकल एलिमेंट से क्या करता है? ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जांपल हो गई ये आइकन, मेन्यू, ठीक है, विंडो, तो ये क्या है? बटन्स वगैरह, ये सब क्या है? आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो विंडो है, ये विंडो है,
ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप GUI है। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि आपका ये हो गया। ठीक है, अभी हम इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस। तो ये क्या है, यूजर कमांड लाइन इंटरफेस CLI। तो CLI क्या होता है, यूजर टेक्स्ट कमांड टाइप करके क्या करता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। यूजर जो कमांड इंटरफेस में क्या होता है, जो यूजर होता है टेक्स्ट कमांड टाइप करके क्या करता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। जैसे कि इसमें कीबोर्ड के माध्यम से कमांड दी जाती है। ठीक है, कमांड दी जाती है और आउटपुट टेक्स्ट के रूप में मिलता है। क्लियर है ना। तो ये होता है आपका CLI इस तरीके से। क्लियर। बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता है कि यूजर आइकन, बटन, मेन्यू, विंडो, ग्राफिकल तत्वों का उपयोग करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इसे माउस या टच के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। क्लियर है। ये जैसे आइकन हो गया, मेन्यू हो गया, विंडो हो गई, तो इन सब का यूज करके क्या होता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया जाता है क्लिक करके, या किससे होता है, माउस या टच के माध्यम से इनको क्लिक किया जाता है। ठीक है ना। बात करें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, तो यूजर अक्षर या कैरेक्टर आधारित कमांड और मेन्यू विकल्पों का उपयोग करके इंटरेक्ट करता है। कौन, यूजर। तो इसमें विकल्प चुनने के लिए कीबोर्ड का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें विकल्प चुनने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। बात करेंगे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या होता है, जो ये टेक्स्ट आधारित इंटरफेस होता है, तो इसमें टेक्स्ट लेआउट बॉक्स, मेन्यू, डायलॉग बॉक्स के माध्यम से यूजर इंटरेक्ट करता है। क्लियर। इसमें नेविगेशन के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, कीबोर्ड का, ठीक है, कीबोर्ड का यूज किया जाता है, और इसमें भी कीबोर्ड का यूज किया जाता है। इसमें माउस और टच वगैरह के लिए, और इसमें ये क्या होता है, टेक्स्ट पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू इंटरेक्ट विद अ कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI, व्हाट डज द यूजर प्राइमरीली नीड टू डू। तो कमांड लाइन इंटरफेस CLI का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, CLI अभी कराया है, क्या हो जाएगा, अभी कराया है, ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। CLI में क्या होता है, हम क्या करते हैं, टाइप टेक्स्ट बेस्ड कमांड होता है ये। ठीक है, टेक्स्ट आधारित कमांड टाइप करना। इसमें क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस में कि यूजर कमांड टाइप करके कंप्यूटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, तो ये आपका होता है CLI। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके यहाँ पे आ जाते हैं, टाइप टेक्स्ट बेस्ड कमांड देता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि इन कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI द यूजर टाइप कमांड इन टेक्स्ट फॉर्म एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। मतलब कि टेक्स्ट यानी कि कीबोर्ड का यूज करके टेक्स्ट टाइप करके, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। क्लियर है। तो बात करें कि यूजर टाइप, जैसे कि आपका हो गया DIR या सिस्टम शो, तो वो क्या है, ये आपका क्या है, जो ये कमांड। ठीक है, तो यूजर टाइप करता है कमांड को किससे, कीबोर्ड से। ठीक है, फिर सिस्टम शो करता है ये आउटपुट, ठीक है, जो रिजल्ट मिला है। फिर कर्सर रेडी फॉर नेक्स्ट कमांड, यहाँ पे एक कर्सर रहता है जो कि रेडी रहता है नेक्स्ट कमांड के लिए। तो यूजर टाइप टेक्स्ट बेस्ड कमांड, मतलब कि कीबोर्ड से क्या करते हैं, टेक्स्ट करते हैं कमांड को। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मैकेनिज्म प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ रनिंग प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज। तो कौन सा तंत्र किसी चल रहे प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वह रिसोर्सेज के लिए अनुरोध कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स क्या है, ये एक मैकेनिज्म है। क्या है ये मैकेनिज्म,
ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस मांगती है। ठीक है, जो एप्लीकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस मांगती है। जैसे कि मानो कि आप एक जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को फाइल खोलती है, जो एक प्रोग्राम को एक फाइल खोलनी होती है। ठीक है, जैसे प्रोग्राम ठीक है, फाइल खोलनी होती है, सिस्टम कॉल्स, फिर उसके बाद आता है हार्डवेयर। क्लियर है ना? ठीक है, तो जो ये प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्या करता है, सिस्टम सेल कम्युनिकेशन का काम कराता है। ठीक है, क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम कराता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊं कि जो यूजर प्रोग्राम, ठीक है, यूजर प्रोग्राम सीधा हार्डवेयर से क्या करता है, इंटरेक्ट नहीं करता, सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। जो ये आपका यूजर प्रोग्राम है ये डायरेक्ट हार्डवेयर को क्या नहीं कर सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसको सिर्फ इंटरेक्ट करने का जो परमिशन होती है, अधिकार होती है, वो किसके पास होती है, ओनली ऑन किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। चलिए यहां तक ठीक है। इसीलिए प्रोग्राम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस मांगने के लिए सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना? तो जैसे कि हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, आप फाइल पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है। हमने कोई भी फाइल ओपन करी, ठीक है, कोई भी फाइल ओपन करी तो जो प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सेल के माध्यम से क्या करता है, फाइल को एक्सेस करता है। ठीक है ना, जब आपकी फाइल क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, ये इसका प्रोसेसर रहता है। चलिए बात करते हैं इन ऑप्शंस की। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो पहले देख लेते हैं कि सिस्टम सेल का जो प्रोसेस है, सिस्टम सेल का, ठीक है, ये प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। तो सिस्टम सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है ना, ये क्या है, सिस्टम सेल कंप्यूटर सिस्टम की मूल कार्यात्मक इकाई है। ये सभी डेटा को प्रोसेसिंग कार्य को करती है और कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। क्लियर? यहाँ पे आता है आपका इनपुट यूनिट, जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूजर से क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। क्लियर? फिर आता है आपका सीपीयू, ये होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि आपका सारे ऑपरेशनल्स को कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग करता है। ये इसकी कंट्रोल यूनिट, इसके पार्ट होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू का जो पार्ट होता है सीयू, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और जो अरिथमेटिक होता है इसमें सारे ऑपरेशंस वगैरह इसके अंदर आते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। फिर उसके बाद आता है ये मेमोरी यूनिट, ये डेटा को स्टोर करने का काम करती है। तो जो सिस्टम सेल होता है वो आपका कैसे होता है, इनपुट और सीपीयू, मेमोरी, ये सारे और आउटपुट डिवाइस को मिला के आपका एक ये सिस्टम सेल बनता है। क्लियर है? तो ये जो सारे यूनिट होते हैं ये साथ में काम करते हैं कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसी को सिस्टम सेल बोला जाता है। ठीक है, मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे ये आउटपुट होता है जहां हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। वर्किंग, इसका जो वर्किंग है ये क्या है, तो इनपुट यूनिट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को इनपुट करती है। ठीक है, तो ये डेटा सीपीयू को भेजा जाता है, उसके बाद कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद उसको एएलयू डेटा को क्या करता है, मतलब कि अरिथमेटिक में और ऑपरेशंस वगैरह में उसको कार्य करती है। फिर उसके बाद हमें जो परिणाम हमारा ये आउटपुट होता है
ये आपके जाके मेमोरी में स्टोर होता है, फिर हमें आउटपुट यूनिट परिमाण क्या है, यूजर तक पहुंचाता है। क्लियर है ना, ये सारा सिस्टम सेल का प्रोसेस होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स मैन मेमोरी, यानी कि रैम। तो व्हेन इट टर्न ऑन, ठीक है, तो क्या होता है, कंप्यूटर चालू होने पे ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी रैम में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर पावर ऑन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर पावर ऑन होता है, बायोस और यूईएफआई हार्डवेयर चेक करता है, फिर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजता है, ठीक है। तो जैसे कि ये होता है बूटिंग का प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि द यूजर प्रेस द पावर बटन, यहाँ पे पावर ऑन किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर चेक हार्डवेयर थ्रो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको ये पूछ लिया जाता है कि पोस्ट क्या है, ठीक है, कंप्यूटर चेक करता है हार्डवेयर को थ्रो पोस्ट के जरिए, ठीक है। फिर आता है बूस्ट स्ट्रैप, ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है कि ये होता है आपका द बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन रोम बायोस और यूईएफआई इज लोडेड, ठीक है। फिर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड, तो द बूट लोडर फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोड इट इनटू मेमोरी, मेमोरी में इसको लोड किया जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड एंड रेडी टू यूज, उसके बाद इसको यूज किया, मतलब यूज के लिए इसको लोड किया जाता है। तो ये होता है आपका बूटिंग का पूरा फ्लो प्रोसेस, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। पावर ऑन होता है, उसके बाद पोस्ट चेक होती है, फिर लोडिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका सिस्टम क्या है, रेडी होता है, ठीक है। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ अ स्टेप टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। क्लियर है, इसी प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि ये ऑप्शन भी पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मेटिंग क्या है, डिबगिंग क्या है और कंपाइलिंग क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मेटिंग क्या है, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो हार्ड डिस्क या स्टोरेज को साफ करके नया फाइल बनाती है, नया फाइल सिस्टम बनाती है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिबगिंग क्या होती है, ये मैंने कराया है कि जो प्रोग्राम में मौजूद एरर या बग्स को क्या है, ढूंढ कर ठीक करती है, उसको बोलते हैं डिबगिंग। और बूटिंग जो होती है आपकी जो पावर ऑन बायोस चेक करना, ओएस को लोड करना, फिर सिस्टम को रेडी करना, तो मतलब कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना, उसको कहते हैं आपका बूटिंग, ठीक है। बात करें कि जो कंपाइलिंग है वो क्या होता है, जो आपके सोर्स कोड होते हैं, ठीक है, उसको कंपाइलर, फिर उसके बाद कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में करना, ठीक है, यानी कि सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना, ठीक है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना, ठीक है, जो आपकी मशीन कोड होती है, जो कंप्यूटर है आपकी 01 की भाषा ही समझता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट का कार्य है? तो फाइल मैनेजमेंट क्या है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, क्रिएटिंग, डिलीटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टरीज फोल्डर, यानी कि फाइल और फोल्डर बनाना, हटाना और व्यवस्थित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
तो जो फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपके फाइल और फोल्डर को क्या करता है, मैनेज करता है, फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसके जो वर्क होते हैं, ठीक है, इसके जो फाइल मैनेजमेंट के क्या वर्क होते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट करना, फिर फाइल को डिलीट करना, उसके बाद क्या होता है, फोल्डर बनाना, ठीक है, फिर फाइल ऑर्गेनाइज करना। मतलब कि वही वाली बात होगी, पहले क्रिएट करना, फिर डिलीट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद क्या होता है, फाइल असेस कंट्रोल, उसके बाद उसको कंट्रोल करना, ठीक है। आपने एक नया फोल्डर बनाया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल मैनेजमेंट है उसमें काम करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बोला था आपको डिस्ट्रीब्यूटेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फोकस ऑन मैनेजिंग। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस पर करता है, नेटवर्क से जुड़े कई स्वतंत्र कंप्यूटर जो एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, जो आपका नेटवर्क था, ठीक है, ये क्या था, कई सिस्टम की तरह क्या कर रहे, कार्य करते थे, ठीक है। तो ये क्या था, नेटवर्क से जुड़े कई स्वतंत्र कंप्यूटर, ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र कंप्यूटर है, तो जो एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं उसे आपका बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कनेक्टेड वियर नेटवर्क एक्टिंग एज अ सिंगल सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये अलग अलग कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर, ठीक है, एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करता है, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कई कंप्यूटर हैं मिलकर एक बड़ा कंप्लीट टास्क करते हैं, ठीक है ना, टास्क कंप्लीट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि कैसा टास्क हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी रिसोर्स होता है, ठीक है, उसको शेयर करना, ठीक है, उसको शेयर करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट टेक्निक डज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू लेट अ कंप्यूटर लुक लाइक इट हैज मोर मेमोरी देन इट एक्चुअली हैज बाय यूजिंग द हार्ड डिस्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का उपयोग करके कंप्यूटर को वास्तविक मेमोरी से अधिक मेमोरी वाला दिखाने के लिए किस तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है, वो किया जाता है आपके वर्चुअल मेमोरी का। तो वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है, ठीक है, क्या है ये, एक टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क की स्पेस को टेम्पररी मेमोरी की तरह यूज करता है। जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, स्पेस को टेम्पररी मेमोरी की तरह यूज करता है, ठीक है। तो जैसे रैम कम पड़ जाती है, क्लियर है, तो कुछ जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। जब आपकी रैम कम पड़ जाती है, ठीक है, रैम कम पड़ जाती है तो क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, ठीक है, क्लियर है ना। तो जरूरत पड़ने पे क्या है कि वापस राम में भी सॉरी रैम में भी लेके जाया सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर भी रैम में डेटा को वापस लाया जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए बात करते हैं कि जो कैच मेमोरी है,
ठीक है। तो कैच मेमोरी क्या है? कैच मेमोरी एक छोटी और बहुत तेज मेमोरी होती है जो बार बार उपयोग होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। क्लियर है? तो क्या होती है ये कैच मेमोरी? बहुत छोटी होती है और डेटा को क्या है, स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस लेके। तो इसका जो स्पीड अप सीपीयू बाय रिड्यूसिंग असेस टाइम, ठीक है, इसका जो उपयोग है स्पीड अप सीपीयू बाय रिड्यूसिंग असेस टाइम। तो बात करें यहाँ पे कि वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज के एक हिस्से को रैम के विस्तार के रूप में उपयोग करती है। ये छोटे रैम में भी बड़े प्रोग्राम चलाने की अनुमति देती है वर्चुअल मेमोरी। इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज पे, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? विंडो, लाइनक्स, मैकोस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इंक्रीज द अफेक्टिव मेमोरी कैपेसिटी, इसका जो उपयोग है वो क्या है? अफेक्टिव मेमोरी को इंक्रीज करना, उसकी कैपेसिटी को। तो बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की, सेकेंड स्टोरेज में क्या होता है कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। क्लियर है? और जो मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी जो इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। क्लियर है ना? बात करें बफर मेमोरी क्या है, तो बफर मेमोरी इज यूज टू होल्ड डेटा टेम्पररी। तो ये क्या होती है? जो बफर मेमोरी होती है डेटा को क्या है कि ये होल्ड करती है डेटा को टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक है। मतलब कि एक अस्थायी रूप से डेटा को ये स्टोर करती है जब वह दो डिवाइस या प्रक्रियाओं के बीच ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है ये हो जाएंगे कीबोर्ड बफर, डिस्क बफर, नेटवर्क बफर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टच स्क्रीन इंटरफेसेस फाउंडेड स्मार्टफोन्स आर अ सब टाइप ऑफ विच इंटरफेस कैटेगरी? स्मार्टफोन में पाए जाने वाले टच स्क्रीन इंटरफेस किस इंटरफेस श्रेणी का हिस्सा है? तो किस इंटरफेस श्रेणी का ये हिस्सा है? CLI का, या जेस्चर टच बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेस का, टेक्स्ट ओनली इंटरफेस का, या नेटवर्क इंटरफेस का? किसका हो जाएगा? आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका जेस्चर टच बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो टच और इशारों पर आधारित ग्राफिकल इंटरफेस इसका आंसर है। तो स्मार्टफोन में टच स्क्रीन, ठीक है, स्मार्टफोन में क्या होता है? जो टच स्क्रीन इंटरफेस यानी कि GUI का एडवांस फॉर्म है ये, ठीक है। क्या है ये? एडवांस फॉर्म है जिसमें यूजर्स टच, स्वाइप, टैप और क्या जेस्चर्स के द्वारा क्या है, कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? टच, टैप, जेस्चर, इनके द्वारा क्या है, कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे मोबाइल ऐप्स ओपन करना, जूम करना, ठीक है, और स्क्रॉल करना, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। बात करें यहाँ पे कि जो टाइप्स ऑफ ये इंटरफेसेस है, ठीक है। तो ये क्या है कि CLI और ये सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब चलिए बात करते हैं जैसे CLI को बताया था मैंने, जो यूजर टेक्स्ट आधारित टर्मिनल में कमांड टाइप करके सिस्टम के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर आता है एक जेस्चर टच बेस्ड ग्राफिकल। इसमें क्या होता है कि इस इंटरफेस में जो यूजर्स है टच या इशारे करके, टैप या जूम या स्वाइप करके, ठीक है, इसका उपयोग करके इसे इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गया, ठीक है ना। अब बात करिए टेक्स्ट ओनली इंटरफेस क्या है। तो जो ये इंटरफेस है ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को और एक्सेप्ट इनपुट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है जो इनपुट को सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना। इट हैज नो ग्राफिक्स, यानी कि कोई ग्राफिक्स नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना।
तो ये टेक्स्ट फॉर्म में ही एक्सेप्ट करता है। तो ओल्ड मेन फ्रेम सिस्टम इसका एग्जाम्पल है, डीओएस एप्लीकेशंस, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें नेटवर्क इंटरफेस की, तो ये इंटरफेस नेटवर्क के माध्यम से सिस्टमों के बीच संचार और डेटा विनिमय की अनुमति देता है। यानी कि ये क्या करता है, दिस इंटरफेस अलाउ कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम ओवर अ नेटवर्क। तो ये क्या करता है, डेटा को एक्सचेंज करने का काम करता है। क्लियर है ना, ये क्या करता है, डेटा को एक्सचेंज करने का काम करता है, वेब इंटरफेस या ईमेल के थ्रू या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इन एन ओएस एंश्योर दैट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है क्या होगा। तो ये क्या है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या सुनिश्चित करता है, तो ये क्या सुनिश्चित करता है कि अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस फाइल। जो अनऑथराइज्ड यानी कि अनधिकृत यूजर्स होते हैं वो फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, और सिस्टम रिसोर्सेज को भी, ठीक है, वो अपनी पहुंच नहीं बना सकते, कहां तक, फाइल और सिस्टम संसाधनों तक। तो जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है। ठीक है, जो सिस्टम और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। क्लियर है ना, ये इंश्योर करता है। अब बात करते हैं कि ये इंश्योर क्या करता है, केवल ऑथराइज्ड यूजर फाइल को ही एक्सेस करता है। कौन सी, ओनली ऑथराइज्ड, यानी कि सही फाइल को ही ये एक्सेस करता है। ठीक है ना, और जिससे क्या होता है कि आपका डेटा सेफ रहे। ठीक है, डेटा सेफ रहे तो ये उसी फाइल को एक्सेस करता है, और सिस्टम जिससे क्या रहे, हमारा प्रोटेक्ट रहे। ठीक है ना, तो ये होता है आपका। बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी होता है आपका सुरक्षा प्रणाली, जो डेटा को क्या करता है, सुरक्षित करता है, पहुंच हमलों और दुरुपयोग से बचाता है। इसके ये एग्जाम्पल है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, इंक्रिप्शन। ठीक है, ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, तो इसको जरूर करना। ठीक है, बात करें प्रोटेक्शन की, ये संरक्षण यूजर यानी कि प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ यूजर एंड प्रोसेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। तो संरक्षण उपयोगकर्ता और प्रक्रियाओं द्वारा सिस्टम संसाधनों की पहुंच को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है। बात करें ऑथेंटिकेशन, ये क्या होता है, जो ऑथेंटिकेशन होता है यानी कि जो ऑथेंटिकेशन वेरीफाई, तो प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता या प्रक्रियाओं की पहचान की सत्यापित करता है ये। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। बात करें ऑथराइजेशन, ये इसके होते हैं प्रोटेक्शन के असेस, कंट्रोल, परमिशन, ओनरशिप एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में होता है पासवर्ड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, टोकन, ये सब इसके, क्योंकि वेरीफाई इन्हीं सभी चीजों से तो करेगा, पासवर्ड से, टोकन से, बायोमेट्रिक से। ठीक है, बात करें कि ऑथराइजेशन, ये क्या है, ये डिसाइड करता है कि व्हाट एन ऑथेंटिकेटेड यूजर इज अलाउड टू डू। मतलब कि प्रमाणीकरण किए गए उपयोगकर्ता यूजर्स को क्या करने की अनुमति है। असेस राइट, यूजर रोल्स, प्रिविलेज, ये सब इसके अंडर आता है। बात करें असेस कंट्रोल, तो ये क्या करता है, असेस कंट्रोल मैकेनिज्म रेस्ट्रिक्ट असेस टू रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रूल्स। तो पहुंच नियंत्रण तंत्र नियमों के आधार पर संसाधनों की पहुंच को ये सीमित करता है। ठीक है, क्लियर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डीए की, यानी कि डिस्क्रिशनरी एसेस कंट्रोल और मैंडेटरी एसेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एसेस कंट्रोल, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर। तो बात करें डेटा प्रोटेक्शन की, ये इंश्योर करता है कि
अखंडता, गोपनीयता एंड उपलब्धता सुनिश्चित करता है ये, ठीक है। इंक्रिप्शन, बैकअप, डेटा इंटीग्रिटी को चेक करता है। ऑडिट एंड मॉनिटरिंग, तो सिस्टम मॉनिटरिंग एक्टिविटी एंड कीप्स लॉग फॉर सिक्योरिटी, सिस्टम गतिविधियों की निगरानी करता है और सुरक्षा के लिए इसको लॉग करता है, ठीक है। लॉग फाइल्स, ऑडिट और इंट्रूशंस डिटेक्शन। अब एक आता है सिक्योरिटी पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करता है रूल्स को, गाइडलाइंस को, क्या सिस्टम और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सुरक्षा नीतियां सिस्टम और डेटा की सुरक्षा के लिए नियम और दिशा निर्देश, ठीक है, निर्धारित करती है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पासवर्ड पॉलिसी, डेटा यूसेज पॉलिसी, असेस पॉलिसी, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल विंडो, यूनिक्स, ये लाइनक्स, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, यूपी ट्रिपल एससी में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो आज का टॉपिक है ये, हमने क्वेश्चन के थ्रू सारा आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अब पूछ ले एग्जामिनर कुछ भी जो पूछना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपको 2-3 क्लास हैं जो कि मैंने MS वर्ड की होने वाली है, तो उसको भी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका जल्दी जल्दी क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो फिर उसके बाद हम लगाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। हो सके जितना भी आपका, जितने भी हमसे क्वेश्चन कवर हो पाएंगे तो वो हम करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। क्लियर है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।